हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज करंट बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाटो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाटो ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मिलिट्री अलायंस है और उसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर उसको वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके आधार पर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। ये जो वाशिंगटन ट्रीटी है उसको 4 अप्रैल 1949 को इसको साइन किया गया था और उसके बाद में नाटो ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया था। अब ये जो वाशिंगटन ट्रीटी है उसको किसके द्वारा साइन किया गया? तो यूएसए, कनाडा और बहुत सारी वेस्टर्न जो यूरोपियन नेशंस है उन्होंने मिल करके इस ट्रीटी को साइन किया। और साइन करने का मेन रीजन ये था कि जो सोवियत यूनियन है उसके खिलाफ में, उसके अगेंस्ट एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वो बना सके ताकि यूएसएसआर के द्वारा कोई भी अटैक हो तो ये सारे देश मिलकर के उस अटैक का सामना कर सके। ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें ना तो वाशिंगटन ट्रीटी की जिसने फाउंडेशन रखी थी नाटो ऑर्गेनाइजेशन की, उस वाशिंगटन ट्रीटी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 5 के नाम से जिसमें जाना जाता है। ये आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर इस अलायंस के किसी एक मेंबर के ऊपर भी अटैक होता है किसी दूसरे देश के द्वारा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे जो मेंबर कंट्रीज है वो ये मानेगी कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और फिर कलेक्टिवली रिस्पॉन्स दिया जाएगा उस अटैक का। जैसे कि 11 सितंबर 2001 को अटैक होता है यूएसए में, न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पर जो लादेन है उनके द्वारा अटैक किया जाता है। और उसी के बाद में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये सारे कंट्रीज कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक काउंटर अटैक देखा गया नाटो के द्वारा जब 9/11 अटैक किया गया टेररिज्म के द्वारा। उस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इन्होंने काउंटर अटैक किया नाटो ऑर्गेनाइजेशन ने। देखो, नाटो ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 29 मेंबर स्टेट्स हैं अभी, और सबसे लास्ट वाला जो मेंबर स्टेट है उसका नाम है मोंटेनेग्रो। इन्होंने लास्ट ज्वाइन किया है नाटो को। अब नाटो क्यों एस्टेब्लिश हुआ, इसका मेन रीजन क्या है उससे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रांस ने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन जो इसकी इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड है नाटो की उससे 1966 में अपने आप को पीछे कर लिया, लेकिन दोबारा से मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे दूर किया। लेकिन ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर रहा फ्रांस। 2009 में दोबारा से फ्रांस ने नाटो की जो मिलिट्री कमांड है उसको ज्वाइन कर लिया था। अब ये नाटो बनने का रेलेवेंस क्या था, क्या कारण था, उस बारे में हम देखते हैं। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म होता है उसके बाद में यूएसए, कनाडा और बहुत सारे अमेरिकन एलीज थे यूरोप में, वो सारे चाहते थे कि सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अपने आप को एक्सपेंड और एग्रेशन की जो पॉलिसी है उसको अपना सकता है। और उसकी वजह से बहुत सारे पोस्ट वॉर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं कि और ज़्यादा वॉर हों। तो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए ये सारे मेंबर कंट्रीज बनते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब सोवियत यूनियन जो था वो भी अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो भी एक अब खुद का डिफेंस और पॉलिटिकल अलायंस बनाए। किसके साथ में बनाए? ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस के साथ में मिलकर के बनाए, ताकि वो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन बना है उसको काउंटर बैलेंस कर सके। और इसी के तहत वार्सा पैक्ट साइन होता है 1955 में। लेकिन 1991 में यूएसएसआर का डिजोल्यूशन हो जाता है, यूएसएसआर बढ़ जाता है छोटे छोटे कंट्रीज में, और उसके बाद में ये जो अलायंस है वो उसको डिसबैंडेड कर दिया जाता है। अब जैसे ही देखो, नाटो बनाई किसको था? यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। अब यूएसएसआर ही खत्म हो गया, 1991 में कोलैप्स हो गया, तो नाटो का क्या रेलेवेंस रह गया? नाटो का रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो चाइना को काउंटर करने के लिए नाटो कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो एक
इमर्जिंग कंपनी है, सुपर पावर के रूप में अपने आप को इमर्ज कर रहा है और यूएसए को लगता है कि इस तरीके से जो चाइना है वो पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर कर लेगा। तो उसी को काउंटर करने के लिए नाटो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहा है। नाटो ने कोशिश भी की, 2014 में जब इनकी समिट हुई तब उसमें इन्होंने डिसाइड भी किया कि हम हमारी जीडीपी का, मतलब नाटो की टोटल जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनकी टोटल जीडीपी है उसका लगभग 2% जो मनी है उसको हम डिफेंस पर खर्च करेंगे। लेकिन यूएसए के द्वारा स्टेटमेंट आया कि हमें अपने जीडीपी का 4% तक डिफेंस पर खर्च करना होगा। ठीक है, तो ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हमने देखे कि क्यों बनाया गया, बनाने का मेन कारण क्या था और बाद में अब प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, G7 कंट्रीज की अभी मीटिंग हुई, उसी को लेकर के है। देखो G7 कंट्रीज और उसके अलावा 4 मेंबर ऐसे 4 कंट्रीज ऐसे थे जिनको गेस्ट अपीयरेंस बुलाया गया था इस G7 की मीटिंग में, जिनमें कौन कौन थे, जिसमें इंडिया भी शामिल था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये सब कोई शामिल थे जिनको गेस्ट अपीयरेंस दी गई थी। तो देखो इन्होंने मिलकर के एक स्टेटमेंट साइन किया है और इस स्टेटमेंट में ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट, मतलब सारे के सारे जो देश हैं जिनको G7 तो हो गया और 4 कंट्रीज जो हैं जिनको गेस्ट अपीयरेंस के रूप में बुलाया गया था, तो 4, 7 और 4 हो गए 11, जिनको यूके के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने डेमोक्रेसी 11 का नाम दिया है और उन्होंने ये बोला है कि ये सारे जो कंट्रीज हैं वो मिल करके फ्रीडम को प्रायोरिटाइज करेंगे, कि फ्रीडम के ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटीज़ है उसको ऊपर प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर रिवर्कड किया जाएगा। अगर सीधा सा डायरेक्ट वे में हम बात करें ना, तो सीधी सी बात की गई है कि समय समय पर जो इंटरनेट बैन किया जाता है ना, उसके ऊपर, उस इशू के ऊपर बात करने की इस स्टेटमेंट में उस इशू के ऊपर बोला गया है कि उस इशू को सोल्व करने की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट फ्रॉम द G7 एंड गेस्ट कंट्रीज इनडायरेक्टली एड्रेसेज इंटरनेट ब्लैकआउट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब इंडिया में भी जैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में रेगुलर इंटरनेट बैन देखने को मिला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जब विरोध हुआ दिल्ली में और आसाम में, तब हमारे इंडिया में इंटरनेट बैन देखने को मिला। और भी मेजर रीजन्स हैं, जब हमें अभी फार्मर प्रोटेस्ट जब देखने को मिला तब भी इंटरनेट को बैन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए बोला गया है कि आप फ्रीडम को क्या करते हो, इस चीज़ से काउंटर करते हो। आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हो, अपने देश की जो फ्रीडम है उसकी सॉवरेनिटी की बात करते हो, लेकिन जो पर्सनल फ्रीडम है लोगों की उसको काउंटर करते हो ये सब कुछ करके। अब देखो ये भी बोला गया है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ऐसे क्रिटिकल जंक्शन पर इस टाइम है कि एक तरफ तो फ्रीडम चाहिए लोगों को और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी है वो ऑथोरिटेरियन इंक्रीज हो रहा है, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस इंक्रीज हो रहा है, करप्शन, इकोनॉमिक कोएर्जन, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म, साइबर अटैक्स, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन्स, ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड अब्यूजेज, टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। ये बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण से जो फ्रीडम है, पर्सनल फ्रीडम और जो कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी है, उन सबको मेंटेन करने के लिए बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रॉब्लम है और ये ग्लोबल वरी है कि इस तरीके से जब इंटरनेट शट डाउन किया जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके ऊपर डिस्कस किया गया है, स्टेटमेंट साइन किया गया है, ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये G7 के कुछ आउटकम्स निकल कर के आए हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन लिया है कि वो वैदिक एजुकेशन बोर्ड को सेटअप करेगी। क्यों सेटअप करेगी? ताकि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उनको रेगुलर बनाया जा सके। जो भी हमारी वेदास की लर्निंग्स हैं उनको साइंस एंड योगा को मिला करके स्टडी करवाया जाए और इसी को लेकर के ये नया एजुकेशन बोर्ड वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसके कुछ डाटा सामने आए हैं। तो ये बोला गया है कि 6 महीने में बहुत ज़्यादा हाई चली गई है हमारी इन्फ्लेशन। इसका मेन रीज़न ये है कि फ्यूल और एडिबल ऑयल का जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है।
देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो उसको 4% ±2%, मतलब 2 से 6% के बीच में हमारी महंगाई रहेगी, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी। लेकिन ये जो 6% का हमने टारगेट फिक्स कर रखा था, सेंट्रल बैंक का जो टॉलरेंस थ्रेशोल्ड था उसको भी पार कर गई है और 6.3% देखने को मिला है हमारे मई में, मतलब जितनी इन्फ्लेशन अप्रैल में थी उससे काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज, देखो गुजरात में इलेक्शन जो होंगे उसमें आम आदमी पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि सभी सीट्स के ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे। वो कोशिश करेंगे कि सभी जगह पर वो अपने अपने उम्मीदवार को, अपने अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको खड़ा वहाँ पर कर पाएँ। नेक्स्ट न्यूज, एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं। इसमें ये बोला गया है कि 2 अक्टूबर 2019 को हमारे इंडिया ने अपने सभी गांवों को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे इंडिया के जो सभी गांव हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के कुछ डाटा आए हैं और उसमें ये बोला गया है कि 18 स्टेट का हमने सर्वे किया और वहाँ पर ये माना गया कि जो टॉयलेट फैसिलिटी देखो पहले के कंपैरिजन में तो अवेलेबल है लेकिन कम अवेलेबल हैं। जैसे कि बिहार से और मिजोरम तक का जब कंपैरिजन किया गया तो सबसे लोअर लेवल पर बिहार आया और मिजोरम में 99.9%, कहीं भी 100% नहीं है। टॉयलेट की जो रेंज है वो 61.7% से 99.9% तक है। अब यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं। देखो टॉयलेट की जो फैसिलिटी है वो कंपैरिजन किया गया है अलग अलग स्टेट का, तो बिहार ने हर जगह बिल्कुल लोअर लेवल पर बिहार आया है। एससी कैटेगरी में आप टॉयलेट की अवेलेबिलिटी देख लीजिए, एसटी कैटेगरी में देख लीजिए, नॉन ओबीसी में देख लीजिए, या फिर रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में कहीं भी आप देखोगे तो टॉयलेट की जो अवेलेबिलिटी है उसमें बिहार सबसे लो लेवल पर है। देखो बिहार की अगर बात करें तो एससी हाउस होल्ड में और एसटी हाउस होल्ड में जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो काफ़ी कम है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो नॉन ओबीसी है, नॉन एससी, नॉन एसटी, उनमें टॉयलेट की अवेलेबिलिटी कंपैरिजन टू एससी एसटी हाउस होल्ड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही ये डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रही है, बहुत सारे स्टेट हैं जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, इनमें भी ये डिस्पैरिटीज़ देखने को मिली है। गुजरात में रूरल गुजरात की बात की गई है तो 70.6% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास में टॉयलेट फैसिलिटी है, और अगर अर्बन हाउस होल्ड की बात करें तो 96.9% जो लोग हैं जिनके पास में टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, चाइना इंडिया पाक एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। देखो कुछ डाटा आए हैं और डाटा कहाँ से हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने अपनी 2021 ईयर बुक लॉन्च की है और उसमें ये माना है कि चाइना में, इंडिया में और पाकिस्तान में एक दूसरे को काउंटर करने के लिए ये अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, अपना जो वार होम्स है, वार हेड्स हैं, उन सबको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनके न्यूक्लियर वेपन्स इन्वेंट्री है उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, मतलब जो भी उनके वेपन्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, देखो 16 जून से हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स थे ना वो काफ़ी लंबे समय से, मॉन्यूमेंट, साइट्स, म्यूजियम्स, ये सब कुछ बंद थे कोविड की वजह से। अब 16 जून से इनको दोबारा से ओपन किया जाएगा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको फाउंडेड किया गया था और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। इनका एएसआई का मेन काम ये है कि हमारे इंडिया में जो भी साइट्स हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उन सबको एडमिनिस्ट्रेड ये करेगा। वहाँ पर जो भी एक्टिविटी होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उन सबको एक्सप्लोर करना, एक्सकेवेशन करना, कंजर्व करना, उनका मेंटेनेंस को क्रिएट करना, मेंटेनेंस को बनाए रखना, ये सब कुछ जिम्मेदारी होती है एएसआई की। नेक्स्ट न्यूज है, देखो जो ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स जिनके पास में
अपना खुद का राशन कार्ड नहीं है तो उनको कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा फूड, इसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जो स्टेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जिनके पास में अपने लाइसेंस नहीं है, अपने राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है, उनको फूड प्रोवाइड करवाना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को काफ़ी जो फ्रीली फूड है बहुत ही लो प्राइस के ऊपर फूड अवेलेबल करवा रखा है। नेक्स्ट न्यूज है NCPCR वार्न्स पोर्टल्स ऑन इलीगल अडॉप्शन। NCPCR क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उन्होंने देखो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, मतलब हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये डाला है कि अगर आप इलीगल तरीके से जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं उनको अडॉप्ट करते हो तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। NCPCR की अगर हम बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मार्च 2007 में इसको बनाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आती है। ये जो NCPCR है इसको अगर कोई भी कंप्लेंट मिलती है, जैसे चाइल्ड्स की जो राइट हैं, फ्रीडम एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर द चाइल्ड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके तहत कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो ये उसकी इंक्वायरी करता है। इसके अलावा ये जो NCPCR है वो पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत भी उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से न्यूज है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो, श्रीलंका को यूरोपियन यूनियन ने कुछ छूट दे रखी थी। उस छूट को GSP+ स्टेटस उन्होंने श्रीलंका को दे रखा था। मतलब श्रीलंका से कोई भी चीज़, कोई भी सामान अगर यूरोपियन यूनियन में जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे टैरिफ, बहुत सारी ड्यूटीज़ को उन्होंने फ्री कर रखा था। लेकिन अब इसके ऊपर, इस रिजोल्यूशन के ऊपर दोबारा से काम किया गया है, क्योंकि श्रीलंका ने जो टेररिज्म के लिए एक एक्ट पास किया है उसी को लेकर के EU को कुछ परेशानी है और उसी को लेकर के ये एक्शन उठाया गया है कि जो भी टैरिफ छूट दे रखी थी, जो भी ड्यूटीज़ में छूट दे रखी थी श्रीलंका को, उसके ऊपर वर्क किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, मिस्टर बाइडेन ने ये बोला है नाटो की मीट में, नाटो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने स्टार्ट में देखा कि यूरोप में एक तरीके से डिफेंड करने के लिए प्रेजेंट टाइम में जो यूरोप को डिफेंस की जो आवश्यकता है उसमें जो नाटो लीडर्स हैं, द डिफेंस ऑफ यूरोप, टर्की एंड कनाडा वाज ए सेक्रेड ऑब्लिगेशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब US ने बोला है कि मेरी जिम्मेदारी है इन सबको डिफेंस करना, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है, एक वैक्सीन है नोवावैक्स, उसने अपने एफिकेसी डाटा सामने किए हैं कि 90% तक उनकी एफिकेसी है, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए। देखो, G7 कंट्रीज़ की अभी मीटिंग हुई और उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि G7 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जाए। तो इसके लेकर के चाइना में काफ़ी नाराज़गी है कि G7 कंट्रीज जो वर्ल्ड की बहुत ही बेहतरीन IMF के अकॉर्डिंग एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, जिनका मेजर काम ये है कि इकोनॉमी के ऊपर काम किया जाए, लेकिन उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए इस मीटिंग में काफ़ी डिस्कस किया। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का जो इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने की कोशिश की गई है। कोविड के बारे में जांच की जाएगी कि कैसे ओरिजिन हुआ। तो चाइना में जो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है जिनजियांग रीजन में, हांगकांग रीजन में, तो उन सब के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है। तो इसको लेकर के चाइना को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो एक कंट्री को काउंटर करने के लिए आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, तो ये गलत है। पहले भी क्वाड ग्रुप में डायरेक्टली चाइना का नाम ना लेकर के बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी, उनको फ्री एंड फेयर बना जाए, तो एक तरीके से चाइना को भी वहाँ पर काउंटर करने की कोशिश की गई थी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन है। ओके, थैंक यू।